हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत सदिश बीजगणित चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताऊंगा, क्योंकि इन सूत्रों की मदद से आप सदिश बीजगणित चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले क्लास में बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 19.1 के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अब उसी क्रम में हमें प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को सॉल्व कराना है। तो 19.2 के प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हो यदि आप इन सूत्रों को याद रखोगे। तो इन सूत्रों को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले इन सूत्रों को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, तब आर की दिशा में एकक सदिश को हम यहाँ पर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे आर का एकक सदिश हमें निकालना है तो आर कैप इक्वल टू आपका होता है वेक्टर आर अपान में माड आर। यहाँ पर जो वेक्टर आर होता है, जो आपको सदिश दिया जाता है, उसकी वैल्यू होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको दिया जाएगा। और आपको क्या करना होगा, इस सदिश का एकक सदिश फाइंड करना होगा। तो एकक सदिश फाइंड करने के लिए आप पहले वो सदिश लिखोगे ऊपर और उसके बाद अपान में उसका माड निकालोगे। तो यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर आर का माड देखिए क्या होता है। आर का माड जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, अंडर रूट लगा दीजिए और अंडर रूट के अंतर्गत जो सदिश दिया गया है उसमें आई का जो गुणांक दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, जो जे का गुणांक दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर के का जो गुणांक दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तब आपको उस सदिश का मापांक पता हो जाएगा, यानी माड पता हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एकक सदिश फाइंड करने के लिए जो आपको सदिश दिया गया है वो आपको ऊपर लिख देना है और अपान में उस सदिश का जो मापांक इस सूत्र से हम निकालोगे वो पुट कर देना है। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो उस दिए गए सदिश के एकक सदिश की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि आपको कोई सदिश दिया गया है तो उसका एकक सदिश हमें किस सूत्र से फाइंड करना है, तो इस सूत्र से फाइंड करना है। क्लियर है। चलिए दूसरे सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र दिया गया है सदिशों की दिक्कोज्याएं। ठीक है, हम दिक्कोज्याएं किस सूत्र से फाइंड करते हैं, मैंने आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। यदि वेक्टर ए बी का समकोणिक निर्देशांकों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड से झुकाव क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है, तब इन कोणों की दिक्कोज्याएं निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती हैं। तो दिक्कोज्याएं किस फार्मूले से ज्ञात की जाती हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू आपका होता है a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है a1 x प्लस का a2 y प्लस का a3 z। ठीक है, हमें इस सदिश का क्या निकालना है, दिक्कोज्याएं निकालना है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे, a1 लिखेंगे अपान में x का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो y का गुणांक होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो z का गुणांक होगा उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर। इसी प्रकार दूसरी त्रिज्या निकालने के लिए a2 अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी प्रकार a3 अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे आपको दिक्कोज्याएं निकालनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन दिक्कोज्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, दिक्कोज्याएं हैं। इन दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल जो आप देख सकते हो किसके बराबर, यहाँ पर 1 के बराबर है। तो हमेशा याद रखना, दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका भी यूज किया जाएगा। फिर अगला फार्मूला है हमारा कि एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन में एक बिंदु दे दिया जाए, बिंदु से होकर जाने वाले और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण फाइंड करना हो, तो आप इस सूत्र से फाइंड करोगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का टी वेक्टर बी, जहाँ टी आपकी एक अदिश राशि है। आप देख सकते हो कि वेक्टर बी क्या है, दिया गया रेखा का सदिश होगा, और वेक्टर ए क्या है, दिए गए बिंदु का स्थित सदिश होगा। जो भी बिंदु दिया जाएगा उससे आप स्थित सदिश फाइंड करोगे आई जे के पदों में। उसके बाद इस समीकरण में आप जब पुट कर दोगे तो वह समीकरण एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर आपको मूल बिंदु दे दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि मूल बिंदु आपका होगा ओ 0i प्लस का 0j प्लस का 0k। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और मूल बिंदु का मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। तो जब यहाँ पर ए के स्थान पर आप 0 पुट करोगे तो वेक्टर आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा टीबी। तो बिंदु अगर आपको मूल बिंदु दिया गया है तो आपका जो समीकरण होगा वेक्टर आर इक्वल टू टी इंटू में वेक्टर बी।
क्लियर इतनी बात, मतलब समीकरण यही है आपकी, बस अगर ये मूल बिंदु होता है, वेक्टर ए का मान मूल बिंदु बोला जाता है, तब ये समीकरण हो जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में वेक्टर ए की वैल्यू शून्य हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे फार्मूले की ओर चलते हैं। तो अगला फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 4, तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर जान लीजिए। माना तीन बिंदु जिनकी स्थित सदिश आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को समरेख सिद्ध करने के लिए प्रतिबंध है कि तीन अदिश एक्स वाई जेड सभी शून्य ना हो। ठीक है, प्रतिबंध क्या है कि अगर समरेख सिद्ध करना हमें, तो जो आपको अदिश दिए जाएंगे एक्स वाई जेड वो सभी शून्य ना हो, और एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 संबंध सत्य हो। ठीक है, एक्स वाई जेड जो आपके अदिश हैं ये शून्य भी ना हो और इनका योग शून्य होना चाहिए, तथा एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके योग करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। जब ये दो संबंध सत्य होंगे, ये वाला और ये वाला संबंध, तब तीन बिंदु क्या होंगे आपके, समरेख होंगे। क्या होंगे, समरेख होंगे। तो आपको तीन बिंदु समरेख दिखाने के लिए ये दो कंडीशन को जो है सैटिस्फाइड यानी सत्य करना होगा, तभी जो है वो तीनों बिंदु आपके समरेख होंगे। इस बात को भी याद रखना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी कॉपी पर, इन सूत्रों को नोट अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये सूत्र नहीं याद है तब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने सारे फार्मूले एक स्थान पर लिख लिए हैं और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पांचवा सूत्र क्या है, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अगर आपको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करना है तो आपको इस समीकरण का यूज करना है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का टी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, या इस समीकरण को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। यदि आप टी का मल्टीप्लाई वेक्टर बी से करोगे, टी का मल्टीप्लाई वेक्टर ए से करोगे तो वेक्टर ए आपको कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी प्लस का टी वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये समीकरण दोनों समीकरण सेम ही हैं। तो जब आपको दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करना हो तो आप इस समीकरण का यूज करोगे। क्लियर है। जहां पर वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, एक बिंदु का स्थित सदिश होगा, वेक्टर बी क्या होगा, दूसरे बिंदु का स्थित सदिश होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, यानी दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करना होगा। तो जो भी आपको बिंदु दिया जाएगा, मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा 3i प्लस का 4j और प्लस का 5k, आपको ऐसे जो है बिंदु दिया जाएगा। बिंदु मान लीजिए 3,4,5 दे दिया जाएगा, तो अब भी आपको ऐसे पहले सदिश बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वैल्यू जो है पुट करना है वेक्टर के रूप में, ijk के रूप में। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है इस समीकरण में। तो वो जो समीकरण होगा वो दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो इस सूत्र को आप याद रखना कि दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का टी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इस सूत्र का भी यूज हम करेंगे। छठवां सूत्र हमारा क्या है, छठवां सूत्र है कि समतल का सदिश समीकरण क्या होता है। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा असमांतर सदिशों के समांतर समतल का सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी जहाँ टी अदिश है प्लस एस इंटू वेक्टर सी जहाँ एस भी आपका अदिश है। तो आप यहाँ पर वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, तो यहाँ पर जान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है कि जो बी तथा सी जो है वो असमांतर सदिश हैं और ये असमांतर असदिश जो है वो सदिश ए के क्या है, समांतर हैं। तो जब समतल का सदिश समीकरण हमें फाइंड करना हो और वहाँ पर आपको एक बिंदु दिया जाए, एक बिंदु से होकर जाने वाले और असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण फाइंड करना हो, तो यहाँ पर जो वेक्टर बी वेक्टर सी होंगे वो असमांतर समतल समीकरण होंगे, जो कि वेक्टर ए के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इस समीकरण को आपको अप्लाई करना है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का टी इंटू वेक्टर बी प्लस एस इंटू वेक्टर सी। क्लियर है। इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। चलिए इसी क्रम में अगले सूत्र देखते हैं अपने। इसी क्रम में आपका सातवां सूत्र है तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे हम। माना कि तीन बिंदुओं के स्थित सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है। मान लिया कि तीन जो बिंदु हैं वो वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हैं। तब हम समतल का समीकरण के लिए किस समीकरण का यूज करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का टी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस एस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। इस समीकरण को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो।
तो आप चाहे ऊपर वाले समीकरण का यूज करो चाहे नीचे वाले समीकरण का यूज करो, ऊपर वाले समीकरण का यूज करोगे तो हल करने पर आपको इसी प्रकार की जो है समीकरण मिलेगी। तो जब आपको 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड करना हो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मान लीजिए दे दिए जाएं जो है आपके तीनों बिंदुओं के स्थित सदिश, तो आपको इस समीकरण को अप्लाई करके समतल का समीकरण फाइंड करना है कि वेक्टर आर इक्वल टू 1 माइनस एस माइनस टी इंटू में वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी। क्लियर है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब हमारा जो लास्ट फार्मूला है वो क्या है? लास्ट फार्मूला ये है कि 4 बिंदुओं के एक समतली होने का प्रतिबंध। 4 बिंदु जो होंगे वो एक समतली कब होंगे, उसका क्या प्रतिबंध जान लेते हैं। कि अगर 4 बिंदु आपको दिए जाएं ए बी सी डी, जिनमें से ए बी सी डी संरेख नहीं है तथा उनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तथा वेक्टर डी हैं, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी प्लस वी इंटू वेक्टर डी इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध है 4 बिंदुओं के समतली होने का प्रतिबंध। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो 4 बिंदुओं के समतली होने का प्रतिबंध आपका है वेक्टर ए प्लस का लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी प्लस वी वेक्टर डी इक्वल टू 0। अब जो हमें 4 बिंदुओं को समतली सिद्ध करना है तो उसकी विधि क्या है, उस विधि को हम समझा देते हैं कुछ स्टेप्स में। ठीक है, तो पहला स्टेप समझिए। पहला स्टेप ये है कि आपको जो समीकरण दी जाएगी वेक्टर ए प्लस का लैम्डा वेक्टर बी प्लस का म्यू वेक्टर सी प्लस वी वेक्टर डी इक्वल टू 0, इस रूप में पहले लिखना है जो आपको दिया गया है। ठीक है, इस रूप में आपको सबसे पहले लिखना है और उसके पश्चात क्या करना है, दोनों सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी के समान गुणांकों को बराबर लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो वेक्टर ए की वैल्यू वो 0 के बराबर, फिर वेक्टर बी वेक्टर सी इसी प्रकार क्या करना है, आपको समान गुणांकों को बराबर जो है लिखना है। लिखने के पश्चात आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ से आपको लैम्डा म्यू और वी का मान प्राप्त हो जाएगा। जब ये 3 मान प्राप्त हो जाएंगे तो आप देखोगे कि जो ये समीकरण दी गई है 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी इक्वल टू 0, अगर इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो जो चारों बिंदु होंगे वो क्या होंगे, समतली होंगे। ये है चारों बिंदुओं के समतली होने का प्रतिबंध। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस संबंध को लिखना है इस रूप में। उसके बाद दोनों पक्षों में क्या करना है, सदिशों से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के समान गुणांकों को बराबर लिखना है और लिखने के पश्चात हमें लैम्डा म्यू और वी का मान ज्ञात कर लेना है। और ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे इस स्थिति में रखकर कि 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो चारों बिंदु होंगे ए बी सी डी ये क्या होंगे, आपके समतली होंगे। यही समतली होने का प्रतिबंध है। समझ गए ना। तो ये सारे फार्मूले आपको आना अनिवार्य था। मैंने प्रयास किया है कि लगभग मैं सारे फार्मूले आपको बता दूं, तो मैंने सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं। फिर भी यदि कोई फार्मूला रह जाता है तो वो आपको क्वेश्चन में वहीं पर बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन फार्मूलों को याद कर लिया तो आप सदिश बीजगणित को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।